डीपी में आरटीआई एक्ट के अमेंडमेंट का हम विरोध कर रहे हैं इस तरह से। तो अभी इससे साफ जाहिर है कि 1-2% लोग जो लगा भी रहे हैं वो भी उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। और आपने कहा कि जो इसके पहले इनके पेमेंट वगैरह को लेकर के हुआ था इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, तो वो जो भी सूचना आयुक्त थे कम से कम वो पावरफुल पोजीशन पे थे, उनके अच्छे मीडिया कॉन्टेक्ट्स थे, बड़े लोगों से कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, तो उन्होंने उस माध्यम से वो आवाज उठवाई और वो आवाज सामने आई। लेकिन आज सूचना आयुक्त जो पदों पर बैठे हुए हैं ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सरकार के द्वारा बैठा दिए जाते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो सिर्फ ये रहेगा कि बहुत कम उनके पास आवेदन आएंगे, पीआईओ पहले डिनाई कर देगा और सूचना आयुक्त महोदय बोल देंगे कि साहब ये तो डीपी बिल में है, हम नहीं दिलवा सकते, ये तो एक्ट बन गया है। तो उनके लिए तो खुशी की बात है ज्यादातर ऐसे सूचना आयुक्तों के लिए। अब 2-4 सूचना आयुक्त आप लोगों जैसे हैं जो पूर्व या मान लीजिए वर्तमान में जो इसका विरोध कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बस इतना ही है। तो उसमें और इसमें ये बहुत बड़ा अंतर है कि आम पब्लिक जो है वो उसको बिल्कुल ये पता नहीं है कि आरटीआई कानून कितना वो उपयोग कर रही है, कितना वो क्या क्या। आज तो हमें लगता है कि आरटीआई कानून का लोग आज भी मतलब भी नहीं समझ पाए हैं, उपयोग ही नहीं कर पाए हैं, तो इसका विरोध तो दूर की बात होती है। तो इसमें हमें लगता है कि मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। शैलेश जी। गांधी साहब ने कहा, जो मैडम अंजलि भारद्वाज जी ने एक केस फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो 2019 का जो संशोधन है आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्लस जो रूल बनाए गए हैं जो अक्टूबर 2019 में जारी किए गए, दोनों चुनौती दी गई है, लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। थैंक यू। तो इसमें अंजलि भारद्वाज मैडम को भी कभी इसमें इनवाइट किया जाए और उनके इस पे व्यू जाने जाए, तो मुझे लगता है वो भी यूजफुल डिस्कशन रहेगा, कि जिसमें हमको पता चलेगा कि डीपीडीपी बिल 2022 के बारे में उनके। बिल्कुल सर, अगर इजाजत हो तो एक सवाल और मैं इसको पूछ लूं। हाँ बिल्कुल कि जी, आज इस स्तर पर जैसे हम लोगों ने देखा है कि आप लोगों के सहयोग से बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो जिन्होंने बहुत सारे मामलों को उजागर किया। जैसे मैंने अभी आपके ग्रुप में भी देखा है कि कई करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और आप लोग के सहयोग से बदलाव हो रहे हैं। लेकिन सर, सामाजिक स्तर पर इसकी जागरूकता फैले, इसको लेकर कुछ योजना अगर आप लोगों की हो तो एक बार बताया जाए। मेरे ख्याल से शिवानंद जी जो कर रहे हैं ऐसे कई लोग और भी कर रहे हैं। और सूचना के अधिकार का जहां तक मैं समझता हूं फैलाव और सबको सिखाना, ये जनता ने ही किया है, सरकारों ने कुछ नहीं किया है। अगली सरकार ने भी नहीं किया था, ये सरकार भी नहीं कर रही। और एक चीज मैंने गए 20 साल के आरटीआई के करियर में देखा है, और वो बड़े प्रॉब्लम है, सबको पारदर्शिता दूसरे में अच्छी लगती है। खुद के लिए कहते नहीं नहीं हमारी चीज सब डब्बे में रखनी चाहिए, दूसरे की सब पारदर्शिता होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत सारी इसमें बहस होती है। सूचना के अधिकार कानून ने ये तय कर दिया कि जनता मालिक है। अगर जनता मालिक है तो सब सूचना जनता की है। डिफॉल्ट कोड ये नहीं कहा कि ये सूचना मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, कॉन्फिडेंशियल बोला उसको नहीं मिलेगी, सिर्फ कैटेगरीज दी 10, उसके अलावा सब सूचना मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसे सुंदर कानून हमने बनाया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। उसको इंटरप्रिटेशन के नाम पे ध्वंस किया जा रहा है, गलत तरह से इसको किया जा रहा है। इनफैक्ट कई जजेस, सूचना आयोग और पीआईओ ने अभी भी ये संशोधन के बिना पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल के नकारा है। ये एडमिशन है कि वो इलीगल था और इलीगल आज भी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन को मना नहीं किया है सूचना के अधिकार कानून में, और अपने देश के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, गलत चीजें बहुत होती है जिसपे हमें अंकुश नहीं रख पाते हैं। अपनी कोर्ट्स में जाओ तो कोर्ट्स सालों साल लगा देती है कुछ भी निर्णय लेने को। इसके लिए जनता जो है वो सबसे बेहतर मॉनिटर है गवर्नेंस का, देश का, गवर्नमेंट का। हम लोग लाखों लोग लोकपाल के लिए गलियों पे आ गए थे। लोकपाल बन गया है दिल्ली में, पर क्या करता है किसी को पता नहीं है। वो सीक्रेट काम करता है, कुछ काम नहीं कर रहा है, और 3 से 5 करोड़ रुपए हर महीने खर्च हो रहा है। तो हम इसमें चूकते हैं नागरिक एंड मीडिया कि हर पे अंकुश रखें हम। सूचना का अधिकार हमें ये बड़ा साधन मिला है, इसका पूरा जब हम इस्तेमाल करें, पर उसके पहले ये कानून को ही अगर एकदम नपुंसक कर देंगे
तो काफी मुश्किल होगा। जी सर, एक और मैं सूचना शेयर करना चाहता हूँ। चूंकि एक आरटीआई कार्यकर्ता जो आप लोगों के बीच वेबिनार में बराबर जुड़ते रहे हैं, रजी हसन, आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा, मुजफ्फरपुर बिहार से संबंध रखते हैं सर। उन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा आरटीआई आवेदन फाइल किया हुआ है, जिसमें से आज भी राज्य सूचना आयोग बिहार के स्तर पर 250 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग है, जिसको लेकर के वो लड़ाई लगातार लड़ रहे थे। और स्थिति ये सर समाज की अभी बनी हुई है, दैनिक मतलब कि उसकी जो स्थिति है, मैं आप लोगों के बीच शायद ये प्लेटफॉर्म ठीक रहेगा कि मैं शेयर कर दूं कि जिस तरह की जागरूकता की बात हम लोग करते हैं, समाज के सहयोग की बात करते हैं, सर आज वो आरटीआई कार्यकर्ता जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, अपने परिवार को त्यागा है, आज उनकी मदद करने को लेकर लोग नहीं बढ़ रहे हैं। अभी वो अस्पताल में भर्ती है सर, और लोग हम 4-5 लोग ही अभी तक उनके सहयोग में आगे खड़े हो पाए हैं। तो इसको लेकर के भी सर एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके व्यक्तिगत सहयोग तो मिले ही, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जहां पर एक्टिविस्ट लोगों को मदद मिल सके, इसकी भी सर जरूरत महसूस हो रही है। अगर आप लोगों का कोई विचार हो तो सर इस पर भी बताएं। शिवानंद जी, ये आप भी बताइए कि सर ये रजी हसन जी हमारे कार्यक्रम में आते थे, हमें आज सुबह ही इसमें मिला है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आरटीआई वाले कि उनको कुछ अज्ञात कारणों के कारण वो बेहोशी हालत में घर में मिले थे और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अब उसका क्या कारण है वो तो बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका इलाज जो चल रहा है तो उसमें पूरा सहयोग सभी का होना चाहिए। और जैसा भी आप लोग सहयोग की अपेक्षा करें तो बताएं। और हम लोग हालांकि हॉस्पिटल में आजकल उनके पास ये है क्या, ये आपका एक आयुष्मान कार्ड होता है? जी नहीं है, उनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। और अभी अभी बड़ी लड़ाई के बाद उनका जो राशन कार्ड है वो निर्गत हो सका है, क्योंकि उनके परिवार जो उनकी पत्नी है वो भी उनके साथ नहीं रहती है और कोई लोग भी नहीं रहते हैं, तो आयुष्मान कार्ड उनके पास नहीं है। और एसकेएमसीएच सर मुजफ्फरपुर में है। अगर आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं कि एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में इसको लेकर अपडेट लेने के लिए अधीक्षक वहां होते हैं, या उनको अगर सहयोग के लिए कहा जाए कि उनको बेहतर इलाज किया जाए, इससे भी बहुत मदद सर मिल सकती है। ठीक है ना, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उनका अधीक्षक वगैरह का और हॉस्पिटल के डॉक्टर का नंबर आप भेज दीजिए, तो हम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट कर दीजिए, तो जो सभी साथी हैं वो उनका लेंगे और तमाम से हम लोग प्रयास करेंगे उनके ऊपर मतलब उनको बताया जाए कि भाई उनको गंभीरता से लिया जाए और इस तरह से इलाज किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत आभार रहेगा सर आप लोगों का। जी तो ठीक है। आप देवेंद्र जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं थोड़ी सी इस बात को बोलना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल पर लोगों का व्यू जो है क्लियर नहीं है। वो कानून को जो है प्रॉपर अभी तक नहीं समझ पाए कि इस कानून के जरिए से क्या हो रहा है, इसलिए 2 मिनट और चाहूंगा इस पर। सबसे पहली बात तो मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि इसमें सिर्फ कुछ ही जानकारी मिल पाएगी। हमारे वरिष्ठ साथी ने बोला और मुझे बड़ा इस बात का खेद है कि इस एक्ट के बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पर्सनल डेटा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है पर्सनल इंफॉर्मेशन की, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में अमेंड किया जा रहा है। जो हमारे को बोल दिया जा रहा है कि 81J के अंदर में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमें सूचनाएं छूट के दायरे में आ जाएंगी, जिसे पीआईओ बोल देगा कि छूट के दायरे में और आपको नहीं दी जा सकती। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन वर्ड की परिभाषा हमको समझनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन हमने 2F में पढ़ा हुआ है और पर्सनल इंफॉर्मेशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने 2019 में सुभाष चंद्र जी के मामले में डिसाइड किया हुआ है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम भी पर्सनल है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप जब ये पूरा एकदम डिफाइन है, क्लियर है, परिभाषित है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, तो जब सूचना देने के लिए पूर्णतया रोक लगा दी जा रही है तो कहां से लागू होगा? एक दूसरे नंबर की बात जो सेक्शन 22 के लिए की गई कि हमारे पास सूचना के अधिकार में ओवरराइडिंग था, तो ओवरराइडिंग सिर्फ वो 2005 में जब सूचना का अधिकार आया था उस समय तक था। उसके बाद में कंपनी रजिस्ट्रार एक्ट ने 2013 में अपना एक्ट लाया। वो बोलता है कि मैं
जो है उस ओवरराइडिंग के इफेक्ट से बाहर हूं। हमने 2013 में प्रावधान बना दिया है, हमने अमेंड कर दिया है, तो कंपनी रजिस्ट्रार से जो कंपनी रजिस्ट्रार है उसमें कुछ चीजें अब नकल के प्रावधानों को जोड़ दिया गया है, तो वो फ्री हैंड हो गया है। जो सोसाइटी एक्ट के तहत था उसको अमेंड कर दिया गया, वो उसमें भी ऐसी हम लोगों को बोला जाता है कि भाई हमारे में नकल का प्रावधान है, आप इसी व्यवस्था से अंदर में आइए। राजस्व जितने भी हैं वो पुराने ही हैं, भले उसमें संशोधन नहीं हुआ, लेकिन वो हमको बोलते हैं नकल के उसमें आइए, तो वो ऐसी पहले हमको नहीं मिल रही थी। पर मेरा मुद्दा एकदम यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पर 81J में पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, पर्सनल डेटा की बात नहीं की गई है। हर कोई जानता है कि इंफॉर्मेशन जो है एनी मटेरियल ऑफ एनी फॉर्म इंक्लूडिंग जितनी भी चीजें हो। आगे में एक चीज परिभाषित है कि डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये हमारी राइट टू इंफॉर्मेशन बोलती है। और जो नया एक्ट है जिसमें डेटा को परिभाषित किया गया है, वहां पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है मीन्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप समझ रहे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब यहां पर भी इंफॉर्मेशन वर्ड को लिया जा रहा है और उसके लिए डेटा को उसका रिप्रेजेंटेशन माना जा रहा है, तो आप उसको कैसे जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 29(2) एकदम क्लियर कट बोलता है कि इस एक्ट के जो भी प्रावधान है, अगर वो किसी भी दूसरे अन्य एक्ट के किसी भी प्रावधानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो उस कंडीशन में सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन बिल के जो प्रावधान है वही लागू होंगे, वही प्रभावशील होंगे। तो ऐसी स्थितियों में हम कैसे बोलेंगे कि ये डेटा हमको मिलनी चाहिए। सेक्शन 8(1) में जब राइट टू इंफॉर्मेशन के सेक्शन 8(1) में हमको कोई सूचनाएं नहीं मिलती है, तो हम 8(2) का अवलंब लेते हैं और वहां पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट है। हम इस अवलंब को लेते हुए हम अपनी अपील करते हैं, अपने कंप्लेंट्स करते हैं, हम अपने ग्रीवांस लेकर आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर जो पब्लिक इंटरेस्ट थी, उस पब्लिक इंटरेस्ट को भी इस एक्ट में परिभाषित कर दिया गया है, जिसमें हमारे बताए हुए कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट हमें काम नहीं आने वाले, लेकिन किसी पब्लिक अथॉरिटी के या पीआईओ के बताए हुए पब्लिक इंटरेस्ट जो रीजन होते हैं मना करने के, वो पब्लिक इंटरेस्ट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे हम इस चीज को सिक्योर करें कि हमको ये सूचनाएं आगे भविष्य में मिलेंगी। ऐसी कोई सूचना हमको बताएं। मैं बोलता हूं कि जितनी भी सूचनाओं के बारे में हम जानते हैं, हर कोई जानता है कि आज अगर सबसे ज्यादा सूचनाओं को देने से मना किया जा रहा है, तो उसमें 80%, 85% डायरेक्टली इनडायरेक्टली 81J में जो प्रावधान है वही है जिसके कारण हमको सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। या पीआईओ गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, वो 81J का मिसयूज कर रहा है। जब वहां पर स्पष्ट तौर पर पर्सनल इंफॉर्मेशन की छूट का दायरा पीआईओ के पास मिल जाएगा, तो ऐसी कौन सी सूचना होगी जिसको हम ये समझा पाएंगे उसको कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की परिभाषा में नहीं आता है। मुझे ये समझा दिया जाए तो हम इस बात को मान लेंगे। देवेंद्र जी, आप खुद सोचिए, आपने 2 चीज कबूल की कि 81J के दायरे में हकीकत में नहीं बैठता है, जैसे आज 81J है, मगर उसको जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी 81J गलत है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं एंड ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यू करने को तैयार हो तो हम इस पे पब्लिक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, पब्लिक डिबेट कर सकते हैं। 81J जो कहता है कानून आज, उसमें इंक्लूड करने के लिए पीआईओ को, कमिश्नर को, जज को ये कहना चाहिए कि ये पब्लिक एक्टिविटी का रिजल्ट है या नहीं है, ये प्राइवेसी पे इन्वेजन है या नहीं है। और प्राइवेसी क्या, इसका कोई डेफिनेशन पुत्रस्वामी जजमेंट में भी नहीं दिया है 9 जजेस ने मिलकर। अच्छा, तो इसका दूसरा एक आधार ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अर्लियर जजमेंट्स बिफोर द आरटीआई एक्ट। आर राजगोपाल के जजमेंट में कहा गया है कि फॉर मैटर्स ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड प्राइवेसी कंसिडरेशंस कैन नॉट बी कॉल्ड इन अनलेस इट ऑफेंड्स डिसेंसी एंड मोरालिटी, जो कि आर्टिकल 19(2) के तहत प्रोटेक्टेड है। और इसीलिए ये प्रोवाइजो दिया गया है 81J में, provided information that shall not be denied to parliament or state legislature shall not be denied to a person। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अगर कहना है कि 81J के तहत है, उसको ये कहना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये इंफॉर्मेशन मैं पार्लियामेंट को देने की नकारूं। दैट इज द मिनिमम विद द एक्ट डिमांड्स। वो और हमें उम्मीद है कि कुछ कमिश्नर्स, कुछ
लोग कुछ भी आया उस हिसाब से देते भी हैं इंफॉर्मेशन, ज्यादातर नहीं दे रहे हैं बट देते हैं। और ये लड़ाई है कि ये कानून को बराबर से इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हम 8(1) के लिए लड़ रहे हैं। और जैसे ही उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड कर दिया, तो जैसे आपने कहा नाम भी पर्सनल है, उम्र भी पर्सनल है, सब कुछ पर्सनल है। और पर्सन तो स्टेट भी पर्सन अभी बना दिया, तो स्टेट की इंफॉर्मेशन भी नहीं, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टेट की है, किसी आदमी की है, किसी ने ऑर्डर दिया है, पर्सन तो आएगा ही आएगा, एक्सेप्ट बजट। हाँ, आप बजट मांग लीजिए तो उसमें पर्सन नहीं आएगा, ये मैं मानता हूं। बाकी 90% पीआईओस जो इंफॉर्मेशन नहीं देनी है वो नहीं देंगे और कहेंगे हम नहीं दे रहे। और कोई कमिश्नर भी मेरे हिसाब से, इवन इफ आई वाज अ कमिश्नर, मैं उसको कुछ नहीं कर पाऊंगा। पीआईओ मेरे सामने आएगा, वो कहेगा सर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैंने नहीं दिया, इसका असर क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह मुझे देखने की मेरा काम नहीं है। सही बात है। एंड जो पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड की बात है, बहुत कम डिसीजंस, बहुत कम ऐसे होंगे जहां पे ये कोई कंसीड करेगा, कमिश्नर या कोई भी, कि हाँ ये एग्जम्प्ट है, मगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है ऐसे उदाहरण, बट बहुत ही कम है। एंड ये बहुत डिफिकल्ट बैलेंसिंग है। तो 8(2) के जरिए से 8(1) की इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा कठिन है, ऐसा मैं मानता हूं। आप एक्चुअल देखिए फील्ड पे, कमिश्नर्स को पूछिए कि कितने ऑर्डर उन्होंने ऐसे दिए जहां कहा कि ये एग्जम्पशन लागू होता है, मगर 8(2) के तहत लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में दे रहा हूं। ठीक है सर। एक 9589, क्या आपका नाम है? मैं भूल जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, उंगली फिंगर रेज कर रहे हैं प्लीज। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप ही, आप अपना नाम लिखा करो यार। सर ये पता नहीं कैसे आगे, पहले तो नाम आता था, अभी पता नहीं कैसे सेटिंग सी चेंज हो गई, कुछ समय में कोशिश करता हूँ पर ये क्या नाम, ऑटोमेटिक। क्या रीनेम कर दूं बताइए? नरेश सैनी सर। हाँ नरेश, नरेश जी, चलिए नरेश सैनी, ओके। हाँ बताएं, क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे पर्सन्स को स्टेट कहा गया है इसमें डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो इससे सिंपल सा मीन्स ये होता है, जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार के पास होगी, ठीक है, तो कोई भी एक बिल्स है किसी भी चीज का, तो उस बिल्स में फर्म का नाम है, तो फर्म के पीछे इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई व्यक्ति तो जुड़ा हुआ है। सही है। हाँ, और किसी टीचर की आप सैलरी पूछते हो तो उसमें कहीं ना कहीं उस सैलरी स्टेटमेंट में टीचर का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। सही है। या किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब कोई भी ऑफिस ऑर्डर जब चलता है तो ऑफिस ऑर्डर तो वो तो स्टेट का हो गया ना, स्टेट हो गया, तो स्टेट तो अपने आप में पर्सन हो गया। सही है। ऑटोमेटिक ऐसी है कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन, वो तो हर इंफॉर्मेशन के लिए मना कर देंगे। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात आती है, इंफॉर्मेशन की बात आती है सर। इंफॉर्मेशन तो हार्ड कॉपी ले लो, आप सॉफ्ट कॉपी ले लो, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन, ये वीडियो ऑडियो, ये सारी आरटीआई में इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है ना। तो इंफॉर्मेशन को तो इसने इस पर्सन को स्टेट के साथ, और स्टेट में तो ये सब कुछ आ गया कि सरकार हमारी इंफॉर्मेशन आप कुछ भी नहीं ले सकते, हम चाहेंगे तो देंगे, हम चाहेंगे तो नहीं देंगे। फिर दूसरी बात आती है, अब इंफॉर्मेशन में अगर आप दो चीज निकालते हो, या तो इंफॉर्मेशन है आप पर्सनल निकालते हो तो अलग बात है, और पर्सनल के साथ आप कॉन्फिडेंशियल जोड़ते हो, वे दोनों चीज को अलग कर लो। कॉन्फिडेंशियल अगर जोड़ते हो, कॉन्फिडेंशियल नहीं देनी और पर्सनल देनी, तब तो बात ठीक है। लेकिन ये तो कॉन्फिडेंशियल की तो कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ पर्सनल की बात करें, तो पर्सनल तो एवरीथिंग से है सर। जब गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास करेगी, किसी भी तरह का बिल बनाएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं तो पर्सन तो जुड़ा है, और पर्सन अपने आप में उसको, पर्सन को उसने स्टेट बता दिया। ठीक बोला आपने, वही सबका वही कहना है जो आप कह रहे हैं। और बिल्कुल तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हम जानना चाहता हूँ वो कुछ कौन सी। सेक्शन 41B, सुनिए, सेक्शन 41B भी ऑटोमेटिकली अमेंड हो जाएगा। डीपीडीपी लाने के बाद सेक्शन 41B ऑटोमेटिकली अमेंड हो जाएगा, वो भी परिवर्तित हो जाएगा, संशोधित हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाती हैं वो सब पर्सनल की श्रेणी में आ जाती हैं। किसी का पेमेंट, किसी का रिन्यूवेशन, फलाना ढिकाना, सारी चीजें वो सब पर्सनल हो जाएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली अमेंड हो जाएगा वो। तो कुल मिलाकर के हमें ये सिर्फ ये नहीं कि 8(1) में सिर्फ वही जानकारी नहीं मिलेगी, तो इसमें कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। अंत में ये हो जाएगा कि आरटीआई एक्ट में आप आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको
1% भी जानकारी नहीं मिलेगी। 99% जानकारी तो नहीं ही मिलेगी, 1% में भी आपको डाउट रहेगा कि ये जानकारी मिलेगी कि नहीं। समझे, ये है, बहुत क्लियर है। इन्फॉर्मेशन मांगोगे आप 3%, मेरी कोई सैलरी स्टेटमेंट है, अगर मैं उनसे वो मांगूंगा तो उसके लिए मना कर देंगे, वो तो कहते हैं हमारी संस्था का पर्सनल रिकॉर्ड नहीं देंगे आपको। सीधा सा है, आपका तर्क बहुत उचित है, बहुत सारे लोगों ने, सबने बहुत उचित तर्क दिए हुए हैं, और तर्क शास्त्र ही है। कानून का मतलब होता है तर्क शास्त्र, तर्कों पर चलता है। ये भावनाओं, सद्भावनाओं, दुर्भावनाओं इस पर नहीं चलता है, ये तर्क पर चलता है। और एक्ट लाने के बाद तर्क हो जाएगा, वो मतलब एक इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, दैट्स इट। कानून का मतलब यही होता है। जज कैसे जजमेंट देता है, मतलब हाँ या ना, यदि ये अपराध हुआ है तो सजा है, नहीं हुआ है तो सजा नहीं है, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर बहुत क्लियर है कि डीपीडीपी लाने के बाद 81J को अमेंड करने के बाद आपको जानकारी नहीं मिलेगी, दैट्स इट। क्योंकि पीआईओ यदि थोड़ा भी दिमाग लगाएगा कि हमें जानकारी नहीं देना है पर्सनल के नाम पर, तो वो नहीं देगा। यदि वो नहीं देगा तो अभी तो सूचना आयुक्त के पास पावर है कि वो दिलवा सकता है आपको जानकारी, क्योंकि वो पूछ सकता है, कुछ उसको घुमा फिरा सकता है कि क्यों ये जानकारी आप एमएलए एमपी को दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। वो बोलेगा दे सकते हैं, तो ठीक है, इनको भी दो, ठीक है, यहाँ पे लोकहित है इसलिए दो। लेकिन वहां पे तो 81J खत्म ही हो गया ना, तो फिर क्या रह जाता है? सूचना आयुक्त तो क्या करेगा वहां पर बैठ करके? कुछ नहीं करेगा वो, है ना। पीआईओ सब कुछ करेगा और आपको जानकारी नहीं मिलेगी, दैट्स इट। इस बात पर सर डॉक्टर नीरज जी भी जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ बोलना चाहे तो सैमसंग हाँ जी, डॉक्टर नीरज जी को कॉल करिए, बताइए। डॉक्टर नीरज जी स्वागत है सर। 1 मिनट बोलूं? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, जब से आरटीआई एक्ट आया, आरटीआई एक्ट आने के बाद कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं आया जिससे पब्लिक को इंफॉर्मेशन देने के बाद में कही हो पब्लिक को इंफॉर्मेशन देने की सुविधा हुई। हमेशा आरटीआई एक्ट आने के बाद इस तरह के जजमेंट आया कि इंफॉर्मेशन कैसे ना कैसे करके हाइड की जाए और आरटीआई को कैसे ना कैसे करके कमजोर की जाए, हमेशा इस तरह के जजमेंट आया हमेशा। एक्ट कौन लाता है? एक्ट लाता है संसद, पार्लियामेंट लाती है ना, विधायिका लाती है, एक्ट लाती है। वो कौन होते हैं? वो राजनेता होते हैं, वो एमएलए एमपी होते हैं। उनका क्या उद्देश्य होगा? यदि वो आपको हमको पावरफुल बना देंगे किसी एक्ट के माध्यम से, तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, और बंद ही हो गई थी लगभग। जो जानकारी एमपी एमएलए को मिलनी चाहिए वो हमें आपको मिल रही थी, ठीक है ना। जितना एमपी एमएलए का नाम न्यूज़पेपर में नहीं आता है आजकल, उतना आरटीआई काम करने वाले लोगों का, जानकारी निकाल करके कुछ पब्लिश करने वाले लोगों का, भ्रष्टाचार उजागर करने वालों का नाम आ रहा है। इससे किसको दिक्कत हो रही है? इससे नेताओं को दिक्कत हो रही है, एमएलए को दिक्कत हो रही है, एमपी को दिक्कत हो रही है। उनको आज कोई नहीं पूछ रहा है, और आरटीआई और इस तरह से सोशल एक्टिविस्ट लोगों का झंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं। तो इससे उनको दिक्कत तो होगी ना। तो दिक्कत होगी तो वो क्या करेंगे? वो उस एक्ट को खत्म कर देंगे। और जो लगातार जो अमेंडमेंट चल रहा है उस एक्ट को खत्म करने के लिए, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी बराबर उसमें सहभागी भी हैं, तो वो अब उस स्थिति पे आ गए हैं कि अब इस एक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दो। उन्होंने सिर्फ 81J को पकड़ा है, लेकिन बहुत ही सातिराना तरीके से पकड़ा हुआ है कि लोगों को पता भी ना चले। वैसे भी आरटीआई एक्ट को जानने वाले लोग बहुत कम हैं, 1-2% लगा रहे हैं इस कानून को। लगाने वाले भी ज्यादातर 0.00 समथिंग मतलब परसेंट हैं जो थोड़ा बहुत इसमें एक्टिव रहते हैं। तो उस एक्टिव में से बहुत कम लोग बोल पा रहे हैं इसका ऑफेंड, मतलब इसको वो कर रहे हैं, इसका विरोध कर पा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, वो बहुत ही सही ढंग से उस कानून को वो खत्म कर रहे हैं कि भाई जो जानकारी एमएलए एमपी को मिलनी चाहिए थी, जो जानकारी हमें मिलनी चाहिए थी, यार ये आम पब्लिक को कैसे मिल रही है? ये कैसे ये कर रहे हैं? हमारा तो सब खत्म हो रहा है। और फिर कुछ ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट भी आ गए, कुछ ऐसे, मतलब आरटीआई एक्टिविस्ट तो अपन नहीं कहते, लेकिन आरटीआई के नाम पर काम करने वाले कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो एक तरह से मतलब क्या बोल सकते हैं, वो भालू के वेश में या ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना, उस तरह से भी हो गए हैं, है ना। तो वो जो जुगाड़ एमएलए एमपी का होता था, मतलब जानकारी मंगवा करके और क्वेश्चन रेज करके, जो संसद और जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज करेंगे, एक भी क्वेश्चन में आप देखिए इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज करते हैं, लेकिन क्या एक भी क्वेश्चन में कोई कार्यवाही कभी होती है? इतने खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं कि यदि उसमें कार्यवाही हो जाए तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं होता है। सिर्फ क्वेश्चन रेज करना और उनका घुमा फिरा कर जो भी उनके पास आंसर पहुंच जाता है उतने तक सीमित रहता है। वो कहाँ पे नेगोशिएट हो जाता है हमें किसी को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो नेगोशिएट हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि कहीं भी कोई सुधार नहीं हो रहा है, नेगोशिएट हो जाता है तभी। अब यही बहुत सारे आरटीआई में भी लोग काम करने वाले करने लगे, ठीक है ना। ये नेगोशिएशन का जो काम चलने लगा, इसकी वजह से उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। मतलब ये जो इधर से आ रहा था, जो तमाम इस तरह से क्वेश्चन रेज कर दिए एमएलए एमपी का, तो अभी ये तो चिंता उनको बराबर सता रही है ना कि आरटीआई कर क्या रहा है, नहीं लोगों को इतना परेशान कर रहा है, राजनेताओं को इतना परेशान कर रहा है,
है ना, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो उस आरटीआई एक्ट को खत्म करेंगे, और वो उसको खत्म कर रहे हैं, सीधी सी बात है ना। वो मीडिया को खत्म कर रहे हैं, आरटीआई एक्ट को खत्म कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस खरीद ले रहे हैं, जो भी उनको विपक्ष में बोलने वाला होता है उसकी जुबान बंद करने के लिए उस मीडिया हाउस को ही खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो कुछ स्वतंत्र तौर पे कुछ बोलना चाहता है, भाई बोल ही तो रहा है, तुम्हें गोली थोड़ी ना मार रहा है, या कोई बम से तो उड़ा नहीं रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का यदि कॉन्सेप्ट है, कहीं थोड़ा बहुत स्वतंत्रता है, तो वो मुंह से ही तो बोल रहा है, तो बोलने दो उसको। लेकिन क्या कर रहे हैं वो, उसको डायरेक्ट तौर पे तो मार नहीं सकते, उसको मरवा नहीं सकते, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, और पता चल जाएगा कि यार ये आदमी तो इसी पार्टी वाले के विरोध कर रहा था, तो ये आज क्यों इसको मरवा दिया गया, पक्का इसी व्यक्ति ने मरवाया होगा। तो उन पार्टियों के विरोध में क्या हो जाएगा कि उनके विरुद्ध एक एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाएगा, तो उनकी पावर सत्ता छिनने लगेगी। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने पावर का उपयोग करके उस मीडिया कंपनी को, उस एजेंसी को ही खरीद ले रहे हैं। तो यदि कोई सैद्धांतिक व्यक्ति है, कोई कुछ स्वतंत्र तौर पे बोलना चाहता है, कहना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेप डाउन हो जाएगा, वहां से वो इस्तीफा दे देगा, चला जाएगा, वो शांत हो गया। बेचारे अपना यूट्यूब चैनल बना करके बैठ गए। अब यूट्यूब में भी दिक्कत है, यदि आपने कुछ इधर उधर बोल दिया तो वहां पे आपका वीडियो यूट्यूब वाले भी कट करने लगते हैं, कहते हैं कि ये वीडियो हमारी कम्युनिटी स्टैंडर्ड को वायलेट कर रहा है, इसलिए आप ये हटा लो। तो मतलब तमाम से आपका सेंसरशिप चालू है, जनता को कुछ नहीं मिलना चाहिए, जनता को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, और डीपीडीपी बिल जो करने वाला है आरटीआई एक्ट के साथ, वो बिल्कुल वही करने वाला है। देवेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, नीरज जी हमारे बीच में है क्या? हाँ, नीरज कुमार जी हमारे बीच में है, सैमसंग SM-T50 के नाम से, और मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो हर्षद पटेल जी भी हैं अपने साथ। हाँ बिल्कुल, बुलाइए, जो लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो बोल सकते हैं, स्वागत है सभी। डॉक्टर नीरज साहब अभी अमेरिका में है, बोलना, डॉक्टर नीरज बोलना ही तो है, बोलना ही तो है, तो बोल सकते हाँ, हैं, बाकी तो और कुछ किया नहीं जा सकता सरकार के विरुद्ध। डॉक्टर नीरज सर अगर आप अनम्यूट करके बोलें तो अच्छा होगा। और हर्षद पटेल जी को भी स्वागत करते हैं। हर्षद पटेल जी अगर आप कुछ अपने अनुभव साझा करें जब तक। जी हर्षद सर। हमारे बीच में आज ताराचंद जी भी दिख रहे थे, ताराचंद जी हैं क्या? ताराचंद जी हाँ दिखे तो थे पर अभी नहीं दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब इस कार्यक्रम को भी संपन्न करने का समय आ गया है, तो मैं गांधी सर से इसमें फाइनल वर्ड लेते हुए सर इसको कार्यक्रम को खत्म किया जाए, फिर अपन मंगलवार को भी मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम के साथ में। अब इसको जैसा भी है, अब इसमें क्या और लोग क्या करें और क्या सजेशंस हो, आप जिस तरह से कहते हैं बार बार, वो बिल्कुल हम उससे सहमत हैं। एक तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं, वहां पे कम से कम इतना तो करें, डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में और कुछ कहना है तो कहें, मगर कम से कम दो चीज कहें। एक तो आर्टिकल 29(2) जो है प्रपोज बिल में कि ओवरराइड करेगा सबको, आरटीआई को छोड़ के ओवरराइड करे, ऐसे सुझाव दिया जाए। दूसरा ये कि 81J को छेड़े नहीं, जैसे है वैसे ही रहने दें। और अगर तीसरा जोड़ना चाहे कि आरटीआई एक्ट दुनिया का बेहतर एक्ट बनाया है भारत देश ने, उसको ना छेड़े। जनता के लिए वो लोकशाही की तरफ का बहुत बड़ा साधन है, और वो बढ़ रहा है, और लोगों को एम्पावर कर रहा है, लोगों को रिस्पेक्ट दिला रहा है। सूचना के अधिकार के कानून को छेड़िए मत, एमेंड मत कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं इसमें बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा सभी साथियों को, जितने भी लोग उपस्थित हैं, अगर थोड़ा सा भी, अगर वो अपने आप को ये समझते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम उनके लिए थोड़ा सा भी किसी भी तरीके से काम आया है या भविष्य में काम आएगा, तो उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो एटलीस्ट इतना तो करें। जब इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मीटिंग में जुड़ सकते हैं, सब जगह जुड़ सकते हैं, तो हमने कई सारे टैग्स बनाए हुए हैं फेसबुक में, प्लीज जाके उनको शेयर कर दें। कम से कम उस तरीके के डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर कोई बिल्स पर किसी ने कोई विरोध जता रहा है तो एटलीस्ट उसको लाइक तो करें, उसको सपोर्ट तो करें। ट्विटर में देख रहे हैं उसको रीट्वीट कर दे कम से कम, मतलब आप ईमेल कर दें। हम आपको सब कुछ बना बुनाया मटेरियल्स दे रहे हैं। हमने पिटीशंस के लिए ग्रुप में डाला हुआ है। हमने पिटीशंस के लिए जब इसको डाला तो हमने इसमें 326 पिटीशंस पे लोगों के साइन मिल गए। 500 तक हमको पहुंचाना है, जिससे हमारी थोड़ी सी उसकी जो पब्लिसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा मेहनत कर लें, थोड़ा सा समय निकाल लें, इतना तो करें कम से कम। मैंने अपने ग्रुप्स में यहाँ पर भी डाला हुआ है, आप लोग जो जुड़े हुए साथी हैं
प्लीज उनको लिंक्स में जाएं, करना कुछ नहीं है, एटलीस्ट जाके शेयर तो करें। आपके जरिए से हजारों लोग आपके फेसबुक में, आपके ट्विटर्स में जुड़े हुए हैं, उन तक, उनसे आगे तक अगर इस तरीके की चीजें रीट्वीट होने लगेंगी, शेयर होने लगेंगे, तो हमारी आवाज जो है आगे तक पहुंचेगी। हम जब रोड की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आ सकते हैं, हमको समझ में आ गया है रोड की लड़ाई आप नहीं लड़ने वाले, लेकिन कम से कम जो लड़ाई लड़ सकते हो, आपकी उंगलियों में है, उतना तो करिए। या एकदम अगर हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि हमारे ऊपर कोई भी कानून कभी भी आके कर सकता है, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तो सिर्फ सूचना का अधिकार, राइट आपसे छीना जाएगा। एक दिन आपसे क्या क्या छीन लिया जाएगा, आप खुद उसको नहीं समझ पाएंगे। अपनी राइट के लिए थोड़ा सा बोलना और उसके लिए लड़ना सीखे, थोड़ा सा समय निकालें। और अगर उतना समय नहीं है तो यहाँ पर मतलब मुझे बोलते हुए बड़ा दुख है कि बाकी जगह फिर आपको इस तरीके के टाइम पास वाले काम नहीं करने चाहिए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपका जज्बा उतना होना चाहिए कि आप इस कानून को बचाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करें। अगर यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सूचना के अधिकार के खिलाफ भी हो या इस कानून के खिलाफ समर्थन में भी हो, तो वो लोग भी समझे कि अगर कोई चीज कमजोर कानून आएगा तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, हमारे अधिकार हमसे छीने जाएंगे। तो जब तक आप सत्ता की कुर्सी में बैठे हैं, अधिकारी वर्ग से भी बने बैठे हैं, तो एक दिन जब तक वो कुर्सी आपके नीचे है, जब तक कि आप अधिकारी है, जिस दिन वो कुर्सी छोड़ के घर भी जाएंगे ना, तो रास्ते में आप अधिकारी नहीं रहेंगे, आपको भी बाकी कानूनों की जरूरत होगी। और सूचना का अधिकार कानून हमारे सारे कानूनों को, हमारे हकों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन ये समझना जरूरी है और खासकर हमारे वरिष्ठ साथियों को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर वो आह्वान नहीं करना चालू करेंगे तो उनके जो जुड़े हुए साथी हैं, जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, वो उस बात को ऊपर काम नहीं करेंगे। तो वो भी मेहनत करें, उनके सहयोग की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके फॉलोवर्स हैं लोग, उन पर विश्वास करते हैं लोग। देवेंद्र जी, मैंने पेटिशन भैया- साइन किया है। भैया प्रणाम। हाँ शैलेश सर कुछ बोलना चाह रहे थे। शैलेश सर। देवेंद्र जी, आपका पिटीशन साइन किया है मैंने। नहीं सर, मुझे आपके लिए नहीं, मैं अपने नहीं, सभी नहीं, उन साथियों के लिए बोल रहा हूँ। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि पिटीशन जरूर साइन की। सर आपका आह्वान जो है, मुझे लगता है कि अगर आप आह्वान करेंगे तो लोग जो है इसमें निश्चित तौर पे और अच्छे से काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे जहां से भी हो सके, और आप तो मेरे ख्याल से हमारी जो आग की लौ चालू हुई है, चिंगारी चालू हुई है, वो भी आप ही ने लगाई है, हमको तो मालूम भी नहीं था इस बारे में। नहीं, मगर देवेंद्र जी ने जो कहा वो बहुत महत्व का है। सब लोग अपने हिसाब से जितना हो सके 10 लोगों को समझाइए कि ये कानून अमेंड हो रहा है, आरटीआई जाएगा तो लोकशाही के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और हम कोशिश करें सरकार को समझाने की कि इसको वापस ले ले, ये संशोधन न किया जाए। ठीक है ललित जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा अभी देवेंद्र जी भाई साहब ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। देवेंद्र जी ने बताया कि आप सोशल मीडिया पे या सोशल गैदरिंग के तरह से लोगों को आप जागरूक करें। मैं इसमें छोटा सा एक सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। पहले जब हम लड़ाई के लिए लड़ते थे, पहले हमने जब पुरानी चीजों में पढ़ा है, पुरानी पुस्तकों में पढ़ा है कि युद्ध के लिए जाते थे तो बहुत सारे हथियार हाथ में लेके जाते थे, ये वो। परंतु अभी हमको युद्ध नहीं करना है, हमको सिर्फ अपनी बात सरकार के माध्यम से रखना है। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार हमारे हाथ में मौजूद है, जिसके अंदर बिना किसी के नुकसान हुए हम अपनी बात को सभी लोगों तक विस्तृत तरीके से पहुंचा सकते हैं और बहुत प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। मैं देवेंद्र जी भाई साहब की बात से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जरिया निकाला है ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव भी है। आज के अखबार में मैंने प्रभात किरण में एक छोटी सी न्यूज पढ़ी, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कोई कार्यक्रम था, उसके अंदर हितग्राहियों को ले जाने के लिए स्कूल की बसों का अधिग्रहित किया गया था। जब वहां के जो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी है, उनको उसके बिल के संदर्भ में जो है कि बार बार सूचनाएं दी गई, उन्होंने इस तरह की कोई बात को सुना नहीं। तो उन जो स्कूल प्रबंधक है, उन महोदय ने सीधा प्रधानमंत्री के पोर्टल पे जो है अपनी एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी कि सर हमारा इसका पेमेंट अभी बचा है, अभी तक क्षेत्रीय, इस तरह से मतलब कुछ जानकारी दे दी उन्होंने। वहां से तत्काल प्रभाव से एक मैसेज आता है और उसके माध्यम से उनका पेमेंट क्लियर कर दिया जाता है। जो पेमेंट सालों से अटका था, वो पेमेंट केवल एक छोटी सी सूचना के आधार पर प्राप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा साधन है। तो सभी लोगों से भी मेरा अनुरोध है, विनंती है कि अपने सोशल मीडिया से इस तरह से जो ग्रुप्स बने हैं, उसके अंदर जो डाटा है, जो कंसर्न आते हैं, उसको जरूर शेयर करें। ये बहुत कार्य की चीज है अपने लिए। और सेकंड नंबर पे, अभी कुछ समय पहले मैं भी चर्चा सुन रहा था
तो एक पत्रकार महोदय ने एक चर्चा की थी कि समाज के लोगों से भी अपनी फीडबैक लेना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात यह कि पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज़पेपर में इस तरह की डीपीडीपी कानून को लेके एक जानकारी छपी थी, परंतु लोगों ने उसको पढ़ना भी उचित नहीं समझा। ये एक बहुत कटु सत्य मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। मैंने उस विषय में पूछा, मैं क्या साहब आज का अखबार ये आया, इसके अंदर ये इस तरह का कानून बना है या बनने जाएगा, तो इसके अंदर आप लोगों के क्या सजेशन हो सकते हैं, आप लोग क्या सुझाव दे सकते हैं? तो हमको इससे कोई लेना नहीं है, नहीं ठीक है क्योंकि उनको ललित आरटीआई ही पता सब नहीं। चीजें ठीक है अपने स्थान पे। अब इस कानून को ही लेकर के जी एक जी बात सोचिए कि सरकार अपनी योजनाओं जी को लेकर के इतना प्रोपोगंडा रचती है कि वह तिल का ताड़ और राई का पहाड़ इस तरह से बनाने का प्रयास करती है। छोटा सा योजना लाई तो उसको दुनिया भर सहमत के, हूं मैं। सुनिए पूरी बात, पूरे दुनिया भर के देश के जितने अखबार हैं, इंटरनेशनल अखबार हैं, वेब पोर्टल हैं, हर जगह उसको जम करके प्रचारित किया जाता है। ठीक है, अब डीपीडीपी कानून ला रहे हो, आरटीआई एक्ट को अमेंड कर रहे हो, क्या इसका प्रचार तुमने किया? क्या किसी न्यूज़पेपर में तुमने इसको डलवाया? क्या किसी न्यूज चैनल में तुमने इसको डलवाया? क्या कहीं इसको तुमने प्रचारित किया? नहीं किया। तो इनकी भी मंशा तो देख लीजिए भाई। आर्टिकल वो तो ऐसा है कि शैलेश जी जैसे व्यक्ति हैं, या मान लीजिए कि 2-4-6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को पकड़ा, निरंतर वो आरटीआई के लिए काम कर रहे हैं, हमें बता दिया, हमें भी पता चला और हम लोग इसमें लग गए अपनी तरफ से। लेकिन किसको पता है कि ये डीपीडीपी करके कोई मर्ज है, ये कहाँ से आया, कहाँ है, कौन है, कहाँ है, क्या है, कैसे, कोई इसका नहीं है। इस सरकार को भी तो इसके बारे में बताना चाहिए, इसको प्रचारित करना चाहिए कि हम इतना महत्वपूर्ण कानून ला रहे हैं। न्यूज़पेपर के बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पे इसको छापना चाहिए इनको। भाई इतना पैसा बर्बाद कर रहे तो इसको भी तो और बताओ कि इसमें हम क्या क्या करने जा रहे हैं। वो चीजें पता चलती तो आम पब्लिक उसके प्रति जागरूक होती। लेकिन इनको खुद भी जागरूक नहीं करना है जनता को। ये देश के नागरिकों को खुद भी जागरूक नहीं करना चाहते। ये निरंतर इनकी शोषण की जो परंपरा है वही चलती आ रही है। कोई भी इतना महत्वपूर्ण तुम बिल ला रहे हो तो उसके बारे में तुम्हें बताना चाहिए जनता को। विभिन्न माध्यम है, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे पर पलने वाले, लूटने खसोटने वाले, हमारा सब कुछ हथिया लेने वाले, ये इतने महत्वपूर्ण कानून लाने के बावजूद भी ला रहे हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा भी ये प्रचारित नहीं कर रहे हैं। सबको अंधेरे में रखना चाहते हैं, अंधेरे में रह कर कानून पास करना चाहते हैं। वो तो ऐसा है कि 2-4 लोग ऐसे हैं जो जाकर के उस चीज को कहीं ना कहीं से घुस करके निकाल लेते हैं कि ये कहाँ छुपा करके रखे हैं, किस वेब पोर्टल पे कहाँ पर है, और उसको थोड़ा प्रचारित कर दिए, हमारे आपके बीच में आ गए। और हम ही आपने लिखना जब प्रारंभ किया तो लोग जानने लगे। हमें तो लगता है कि मीडिया वालों को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है, और यदि पता भी है तो वो भी इसमें कुछ करना नहीं चाहते। मतलब ये स्थिति है। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर एक और हैंड रेज है, ओम प्रकाश कुशवाहा। मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हाँ सर, प्रणाम सर। हर पीआईओ ये देखेगा कि इसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई कौन सा फैक्ट है, इसके आधार पर पूरी सूचना को वो डिनाई कर दे, तो पीआईओ इसको जरूर पकड़ेंगे। नहीं भाई यार, वो तो हम लोगों ने उनको इतना पकड़वा दिया। थोड़ा बहुत यदि ना भी पकड़ते वो तो हम लोगों ने इतना प्रचारित कर दिया, और प्रचारित करते ही रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो जुड़ते हैं वो सब समझ जाएंगे कि यार ये तो बड़ा काम का कानून आ गया है। ये लोग तो खुद ही इसके बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। जब डीपीडीपी ला जाए तो कोई भी आरटीआई आए तो बस बता देना कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है और जानकारी नहीं देना, तो वो तो वैसे भी जागरूक हो जाएंगे। जितना हमारे आपके आदमी जागरूक नहीं होंगे उतना पीआईओ जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इससे प्रताड़ित रहते हैं कहीं ना कहीं। वही तो जानकारी हमें आपको नहीं देना चाहते, तो उनको सब पता चल जाएगा। आप चिंता मत करिए, वो सब जान जाएंगे डीपीडीपी कानून आने के बाद में। ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ सर, ये सरकार को तो समझ नहीं आता है। सरकार कहती है कि न खाएंगे न खाने देंगे। ये तो सिद्धांत से सीधे विपरीत जा रहा है सर। जिस तरह मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में इस तरह कानून छिपो छिपाए क्यों ला रहे हैं। अब आप लोग समझिए, सुनिए, देखिए। घूस खाने से रोकना चाहते थे कि हमको खाना खाने से भी रोकना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। बस वो खाने से नहीं रुकना चाहते, वो इसलिए खाने से नहीं रुकना चाहते कि ये कानून लाने के बाद, आरटीआई कानून को कमजोर करने के बाद हमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ठीक है ना, ये आप समझिए इस बात को। तो उनको तो आप खाने से बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ वो हमें आपको खाने से रोक रहे हैं। अडानी अंबानी से डर तो नहीं है सर कि कहीं इनका बायोडाटा मांगने लगे लोग? अब वो तो वही जवाब देते हैं। करोड़पति अरबपति अगर हो रहे हैं, ये नंबर 2 में अगर अडानी साहब नंबर 2 में पहुंच गए हैं तो लोग पूछेंगे ही डेफिनेटली, हमसे आखिर जमीन दी है क्यों 1 रुपए में? हमसे इससे मतलब नहीं है कि वो अडानी अंबानी को कहाँ पहुंचाएं, वो अपने घर में रख लें,
सब कुछ, लेकिन वो जनता के अधिकार का हनन ना करें। सूचना का अधिकार कानून एक ऐसा कानून है जो जनता को हक देता है जानने के लिए, और यदि वो जानने का हक वो हमसे छीन रहे हैं तो वो हमें बिना हाथ पैर का, बिना किसी तरह से नुकसान पहुंचाए हुए साइलेंट किलर की तरह जिसे कहते हैं, वो हमें खत्म कर रहे हैं। आम जनता, हमें जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं आम जनता, देश के नागरिकों को वो खत्म कर रहे हैं। एक अच्छा देश, एक अच्छा समाज वो कहलाता है जिसमें अच्छी पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, और जो स्थितियां निर्मित हो गई हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शैलेश सर जाना चाह रहे हैं कार्यक्रम से। शैलेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़े रहे, और हम मंगलवार को मिलेंगे। वो चीजें हम एक बार मंगलवार कितना बजे सर? मंगलवार कितना बजे? 5 बजे से 6 बजे तक उसको हम शेयर भी करेंगे आपके उसमें, ठीक है ना? ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, अच्छा थैंक सर एक समस्या पूछ सकते हैं? पूछिए। अभी आत्मदीप जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, आपको आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। हाँ, आप लोग पूछिए एक एक करके। 6 दिसंबर को सर, इसी 6 दिसंबर को तारीख लगी थी, उसमें 6 आवेदन था और 6 पर सर पेनाल्टी लग गई है 25-25 हजार की। लेकिन सर पेनाल्टी तो लग गई, क्या हमको सूचना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अजय उप्रेती सर के कक्ष में लगा है, 6 पर पेनाल्टी लगा दिए हैं सूचना न मिलने पर। क्या सूचना भी मिलेगा कि सर पेनाल्टी? अभी आपको मैं बुलाऊंगा इसके बाद। कैलाश सनोलिया जी, बहुत अच्छा है कि आप जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा आप म्यूट करके, क्योंकि नॉइज कुछ बीच से पकड़ रहा है। देखिए, अजय उप्रेती जी ने फाइन लगा दिया है, जानकारी आपको मिलेगी कि नहीं, आप ये जानना चाह रहे हैं कुशवाहा जी? जी सर, जी सर। अब वो तो हम भी नहीं जानते, तो हम कैसे बता सकते हैं आपको जानकारी मिलेगी कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे फाइन हमारे केसेस में भी लग चुके हैं, आज से 1.5 साल पहले सूचना आयुक्त तो महोदय लोगों ने लगाए, लेकिन वो जानकारी हमें आज तक नहीं मिली है। तो हम इस बात से तो हम लोग निरंतर प्रताड़ित और पीड़ित हैं कि फाइनें तो लग जाती हैं, लेकिन उसका मतलब उसकी परिपालना नहीं हो पाती है, कि मतलब जो जानकारी दिलवाई जानी चाहिए वो जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, और फाइन के लिए भी हाई कोर्ट में स्टे के लिए चले जाते हैं। तो ना तो जानकारी मिलती है और वो फाइन भी लगता है नहीं भरते हैं। तो ये स्थितियां हैं ओम प्रकाश जी, है ना? जी सर। ओके, हाँ कैलाश सनोलिया जी बोलिए, इस विषय पर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं डेटा जो बंधन जो आ रहा है इसी के ऊपर ही निवेदन करना चाह रहा था कि इस लड़ाई को एक सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगी अपने को, और जिस तरह से आपने और आपके माध्यम से ये ग्रुप चल रहा है, तो उसके ग्रुप के ही लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर लड़ना होगी, तभी हमें सफलता होगी, वरना इस कानून का गला घोट दिया जाएगा। बिल्कुल, आप तो लेखनी के धनी हैं। अब आप आज इस कार्यक्रम में हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि कल कुछ आप इसके बारे में लिखेंगे और हमें शेयर करेंगे ग्रुप में। जरूर जरूर जरूर। और जो पत्रकार साथी हैं विशेष तौर पे, वो हमेशा इंतजार ना किया करें कि हम ही सब लिख करके उनको भेजें और तब वो छापें। हमने ये देखा है कि पिछले 5-6-7 संडे हो गया जब हमें किसी कारणवश समय नहीं मिल पाया और हम एक राइटअप नहीं तैयार कर पाए, तो हमने ये देखा कि इसके विषय में किसी ने एक लाइन नहीं लिखा। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि बहुत सारे पत्रकार साथी इसमें जुड़े रहते हैं। तो आत्मदीप सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो एक साथी ने अभी अजय उप्रेती जी वाला एक आदेश का सवाल उठाया कि उनको उनकी द्वितीय अपील पर सूचना आयोग ने फाइन कर दिया लोक सूचना अधिकारी पे सूचना समय पर न देने के आरोप में, लेकिन सूचना उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुई। ये बहुत बड़ा अन्याय है। सूचना का अधिकार कानून का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक सूचनाएं दिलाना है, दंडित करना पहला उद्देश्य नहीं, वो सेकेंडरी है। तो हर सूचना आयोग को, सूचना आयुक्त को अपने आदेश में ही दंडादेश पारित करने के साथ जानकारी निश्चित समय सीमा में निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश भी पारित करना ही चाहिए, अन्यथा उनका निर्णय पूर्ण है और चुनौती देने योग्य और हाई कोर्ट में निरस्त होने योग्य। तो यूपी में तो पुनर्विचार याचिका सूचना आयोग में लगाने का प्रावधान है, तो उसमें अगर आदेश में जानकारी देने का आदेश नहीं दिया गया है तो उसमें लगाएं और मांग करें कि ये आदेश भी आप पारित करिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो हमारा जानकारी हासिल करना है। लोक सूचना अधिकारी को दंडित करने से अपीलार्थी को क्या लाभ? तो
पुनर्विचार याचिका लगाना चाहिए या फिर हाईकोर्ट में उस आदेश को चुनौती देना चाहिए। आपने एक फैसला और आप सबके साथ साझा करते हैं, अभी ताजा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है, जिसने सूचना आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक अपीलार्थी शिक्षक ने अपील की थी प्रदेश सूचना आयोग में, समय पर जो भी मांगी जानकारी उसने डिपार्टमेंट से संबंधित वो नहीं दी गई, इसको लेके तो सूचना आयुक्त ने आदेश पारित किया कि इसको निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराया जाए इतने दिन में, और साथ में ये भी आदेश पारित कर दिया कि इस अपीलार्थी शिक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच की जाए, कलेक्टर को निर्देशित कर दिया। वो शिक्षक इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में गया कि आरटीआई एक्ट में कहीं भी अपीलार्थी को दंडित करने का प्रावधान नहीं है, और सूचना आयोग ने मुझ अपीलार्थी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देके एक प्रकार से मुझे दंडित किया है, जो गैर कानूनी। तो उसकी बात को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वीकार किया और सूचना आयोग को नोटिस जारी किया कि ये विभागीय जांच का आदेश अपीलार्थी के खिलाफ आपने किस आधार पर पारित किया, कारण बताइए, और क्यों ना आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, कास्ट लगाई जाए और वो पैसा हर्जाने के रूप में अपीलार्थी को उपलब्ध कराए। तो कई बार ऐसे बिल्कुल सर, ये विजय मनोहर तिवारी वाला वही मामला है ना आपके टीकमगढ़ का? टीकमगढ़ वाला मामला है, विजय मनोहर तिवारी जी वहाँ के सूचना आयुक्त हैं, कुछ लोग बता रहे हैं। जी हाँ, वहाँ तो कोर्ट ने, विवेक अग्रवाल जी हैं, बहुत अच्छे जज हैं और बड़ा सुंदर वो कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि सरकार और प्रशासन स्वयं आरटीआई कानून का गला घोटने में आमादा है, और उस हेडलाइन के साथ में देश के प्रमुख अखबारों में हेडलाइन फ्रंट पेज पे वो चीज छपी थी, बड़ी अच्छी लगी, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। या उसी समय पर हुआ 2-3 दिन पहले, जब डीपीडीपी का ये तमाम बवंडर चल रहा था, तो इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा सरकार के कानों में जाएगा। तो जी तो आगे बढ़ते हैं, और हमारे और भी दूसरे साथी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। एम गांधी जी हैं। एम गांधी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप, प्लीज? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देश के अंदर कितने % लोग आरटीआई लगाते हैं? बताया तो आपको, सरकारी डेटा में 1 से 2% रहता है। 1 से 2% वैरी करता रहता है। हाँ, अच्छा, ठीक सर, ओके, थैंक यू। ये तो जागरूकता है इस कानून की हमारे देश में, इसीलिए तो सरकारें मन मुताबिक काम कर रही हैं। उनको इसीलिए तो कोई रोक टोक नहीं है ना। उनको भी पता है कि 1 से 2% आरटीआई यूज करने वाले लोग, और उसमें से विरोध कितना करेंगे, 0.0000 समथिंग है ना, सम %। तो इनके विरोध करने से क्या फर्क पड़ता है? हमारा वोट बैंक तो यथावत रहेगा। ज्यादातर जनता तो झंडा लेकर के सत्ताधारी पार्टी के फेवर में वैसे भी पागल है ना। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में। जी, थैंक यू सर। और 1-2 लोग हैं। विशाल कुमार मालाकर जी, आपने हैंड रेज की, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बालेंद्र मिश्रा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है, कोई कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं तो हम एक कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ कि सर ये जो कानून सरकार ला रही है आरटीआई को खत्म करने के लिए, अब इसको सर रोका कैसे जाए? हम लोग और आप लोग के और जानकारों के माध्यम से क्या पहल की जाए, क्या आंदोलन किया जाए, इसको रोका कैसे जाए? आत्मदीप सर, कैसे रोका जाए इस कानून को? मसौदा सरकार ने जारी किया है। जी सर। तो अभी केवल हमको अपनी राय पे व्यक्त। जी सरकार कुछ लोगों ने पत्र बनाए हैं शासन को भेजने के, वो भेजे हैं, तो उनको फॉलो करिए, उनको फॉरवर्ड करिए। और माननीय शैलेश गांधी जी ने भी एक पत्र बनाया है। तो सर ये कहना हम पत्र भेजे सर? अधिक से अधिक आपत्तियां दर्ज होनी चाहिए, तो उस पर गौर होता है। जी
इसके बावजूद, सारी आपत्तियों के बावजूद अगर सरकार एक तरफा फैसला करती है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के वो प्रावधान नहीं हटाती जिससे सूचना के अधिकार पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो उसके बाद आंदोलन की बात आती। कानून पास होने के बाद हुआ नहीं, प्रस्तावित है क्या? जी सर, अच्छा राय दीजिए ज्यादा से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए जो शिवानंद जी ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आरटीआई रिवोल्यूशनरी नाम से, उस पे भी आप इसके बारे में पढ़ के लिख सकते हैं, और लिखा लिखाया भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, देवेंद्र जी ने और अन्य साथियों ने बहुत कुछ लिखा है इस पर, और वही सब पत्र हैं, प्रोटोटाइप बने हुए हैं, टेम्पलेट, और आप लोग बस अपना नाम वाम चेंज करके वही चीज डाल दीजिए। कंसर्न सबके लगभग एक ही हैं, और यदि कुछ किसी को लगे कि हम कुछ अलग से हमारे दिमाग में है जो हम जोड़ना चाहते हैं, तो आप 2-4 लाइन उसमें जोड़ लें, लेकिन वो बहुत ही वेल तरीके से लिखा गया है, वेल फॉर्म्ड है, और उसको आप लोग अपना नाम वाम बदल करके उनका जो वेब पोर्टल है वहीं पे आप उसको अपलोड कर दीजिए, है ना, इस तरह से। तो ठीक है आत्मदीप सर, अब कार्यक्रम को विराम दिया जाए, और ट्यूसडे को शिवानंद भाई आप भी थोड़ा सा इसको लोगों को थोड़ा सा जागरूक करें, और आप भी थोड़ा सा इसको फॉलो करें और प्रोसेस करवाएं। आप लोगों के सहयोग से बढ़ पाएगा। एमपी वगैरह में आप लोगों की जो जिस तरीके से पकड़ है, हालांकि आप तो पूरे देश में है, तो थोड़ा सा इसमें सहयोग करें। हमें ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ी सी फेसबुक और ट्विटर वगैरह में मैसेजिंग बढ़ेगी। हाँ जी बिल्कुल, तो उसके लाभ साथ होगा। हाँ उसके साथ ये कौन भाई साहब क्या लोग आप लोग शेयर करते रहते हैं यार, ये मुझे लगता है हमें वो करना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीन शेयरिंग का गलत उपयोग ना किया करिए, इसमें परमिशन है क्या, हमने तो देखा भी नहीं अच्छे से, ये सब मत किया करिए आप। तो ठीक है, इसको अपन तो वैसे भी बहुत वोकल हैं इस बात को लेकर के, तो निरंतर ही, हाँ थोड़ा सा मीडिया में जरूर उतना हम लेख नहीं कर पाए हैं, तो हम आज इस कॉन्टेक्स्ट के बाद हम इसको थोड़ा सा राइटअप बनाएंगे, और थोड़ा सा फेसबुक और ट्विटर में आप रन करें सर, इसको थोड़ा सा लगातार कंटिन्यू। हाँ, और थोड़ा सा अपने साथियों को रिक्वेस्ट करेंगे ना, जैसे हम लोग वहाँ तो भी कर ही हमने रहे हैं, किया आप है। थोड़ा सा उसको कंटिन्यूअसली उसको बोलें कि भाई इसको शेयर करें, फॉलो करें, रीट्वीट करें, तो थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएंगी। सभी साथियों से निवेदन है कि जहां पर भी जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए, देखिए बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, आज 11 तारीख हो गई है, 17 तारीख 4-5 दिन में। कई साथी तो 4-4, 5-5 दिन जो है व्हाट्सएप ग्रुप तक को चेक नहीं करते हैं, फेसबुक को चेक नहीं करते हैं। अगर आप लोग इमीडिएटली इस पे कुछ नहीं करेंगे तो 17 तारीख आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। दूसरी बात, पिछले हफ्ता से शीतकालीन सत्र चालू हो चुका है और 29 दिसंबर तक चलेगा, और गुंजाइश ये बताई जा रही है कि 23 एक्ट इस शीतकालीन सत्र में रखा जाना है, जिसमें ये एक्ट भी है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतनी हड़बड़ी में क्यों है सरकार। अगर 17 तारीख तक के लिए इसमें डेट दिया हुआ है, तो इसकी स्क्रूटनी होने में इतनी फास्ट क्यों वर्क की जा रही है कि इसको 29 तारीख के पहले पहले प्रेजेंट कर दिया जाएगा दिसंबर में। इतनी फास्ट प्रोसेस बिल्कुल समझ के बाहर है, और हमको इसके पोर्टल का विरोध जो है 13 तारीख 14 तारीख से हम लोग इसके पोर्टल में जाकर इसका वो करने पर हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। आखिरी के 3-4 दिन में हमारा पोर्टल में डालने का विचार है, लेकिन उससे पहले जो है इसका पब्लिकेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी है कि सरकार अब इसको खुद ही जो है या तो कुछ दिनों के लिए टाल दे, या डेट बढ़ा दे, या इसको वापस ले ले। तो इसके लिए सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, आप सभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा रोल है। आप लोग जितना शेयर करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है ये उतने जल्दी मल्टीप्लिकेशन में फैलेगा। तो प्लीज इग्नोर मत करें प्लीज। हम लोग इसको, हम ठीक है इसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं, पोस्ट सोशल मीडिया में जितना करते हैं उससे ज्यादा कर देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने इसको शेयर किया है, इसके विषय में रिमार्क भी लिखे हैं, और आपके ट्विटर में भी। हाँ ये है कि उतना फ्रिक्वेंट नहीं है कि जितना हम एक दिन में यदि 25-50 ट्वीट करें या फेसबुक पोस्ट करें, ऐसा तो नहीं है, एक डिसेंट तौर पर ही नहीं, मैं सभी साथियों से बस इतना ही निवेदन है कि बस आज का 1 घंटा निकाल लें। 1 घंटे में जहां पर भी जो भी डाटा है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, मेल करना है, फॉरवर्ड करना है, कहीं पे शेयर करना है, कुछ सपोर्ट करना है, जो भी कर सकते हैं, पिटीशन है, पिटीशन को साइन कर लें, और लोगों को भी करवाएं। ये नहीं कि सिर्फ अपना कर दे, अपना करके अपन इस मुहिम को नहीं वो कर सकते, हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मत देखिए कि 4 लोगों ने पहले ही शेयर किया, आप 5वां बन जाओ, 6वां बन जाओ, क्योंकि आप जितना अधिक बार बार डाल रहे हैं, लोगों के दिमाग में फोकस आ रहा है। शेयर वेयर तो अपने स्थान पे है ही, ये सभी करें। साथ में जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा सबसे निवेदन ये है कि आप लोग कुछ इसका 10-10, 15-15 लाइन एक बनाएं कि आज मीटिंग में इसी तरह से चर्चा हुई, और अपने अपने स्टेट और जिलों में मीडिया वालों को अपने रेफरेंस के माध्यम से इस तरह से दें, और उनको रिक्वेस्ट करें कि आप लोग इसको छापिए, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स वगैरह जैसे
गांधी सर हैं, आत्मदीप जी हैं, राहुल जी हैं, है ना, आप लोगों के भी उसमें से ज्वाइंट करके इस तरह से उनको दें कि इस तरह से छापें कि हमारी ऐसी मीटिंग हुई, हमारी लोगों की ये चर्चाएं हुई, इस पर कंसर्न चिंता जाहिर की गई। तो जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं ये सोशल मीडिया में भी वो डालिए पोस्ट, और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक और वैसी मीडिया है, मतलब एक तरह से न्यूज़पेपर हैं, उसमें भी डालेंगे तो उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो भी आप लोग हर एक कार्यक्रम के बाद किया करिए। और हम हमेशा ही आप लोगों को कहते हैं, अभी तक हम उसको बनाते थे अपने से, कुछ उसका राइटअप तैयार करते थे, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए। आज हम उसको करेंगे तो हम सर्कुलेट भी करते हैं हर बार, आप जानते हैं कि संडे को करते हैं। पर आप लोग स्वयं भी ये चीज किया करो, सब कोई किया करो, मतलब कुछ भी उसका 10 लाइन एक राइटअप किया, आज हम इस तरह से कार्यक्रम में इतने बजे से इतने बजे तक इस विषय पर भाग लिए, इसमें ये लोग महत्वपूर्ण लोग सम्मिलित रहे जिन्होंने ये बातें कही, 2-2 लाइन जो बातें कही उसमें कंसर्न, तो ये चीजें ही आप सर्कुलेट कर दो तो छपेगा, कहीं लोग पढ़ेंगे, किसी की तो नजर में जाएगा। कोई पीडीएफ के अखबार में पढ़ चलेगा, कोई लोकल अखबार में, एक जिले तहसील के अखबार में पढ़ेगा, तो आखिर लोग समझेंगे कि हाँ भाई ये कानून क्या है, क्या चीज है। तो इससे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये वाला जी जो एक बात है ना, इसको सर्कुलेट करने का, इसको आप लोग अंडरमाइन ना करें, इसको फॉलो करें इस तरह से। सैमसंग आप कुछ जल्दी अगर बोलना चाहें 505 से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, सॉरी अनम्यूट आप हो गए, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आप ही। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैंने रिसेंटली ये ग्रुप ज्वाइन किया है। अब मेरे समझ में आया आपका प्राइमरी उद्देश्य जागरूकता फैलाना है अभी का। बिल्कुल। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ना हमारे पास अथॉरिटी है, ना कोई हम ऐसी कोई अधिकारिता है इस तरह से, ना हम गवर्नमेंट के कोई बॉडी है। तो हम लोग तो जनरल बस जागरूकता ही फैलाना, जनता को एम्पावर करना, है ना, कानूनों के बारे में, विशेष तौर पर आरटीआई कानून के बारे में उनको बताना, उनके अधिकार के बारे में सचेत करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जागरूकता फैलाने के लिए जो व्यक्ति चाहता है इस संदर्भ में जुड़ना, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ये जानना चाहता हूँ रायपुर लोकल से आरटीआई इस ग्रुप से कौन कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिनसे मैं फेस टू फेस संपर्क कर सकता हूँ, उनसे गाइडलाइन ले सकता हूँ और बाकी लोगों को जोड़ सकता हूँ। आप तो एक देवेंद्र सवाल जी हैं जो रायपुर से जुड़े हुए हैं, एक तो आप उनका ले लीजिए, और भी बहुत सारे साथी यहाँ पर है जो देवेंद्र जी खुद ही बता देंगे कौन कौन से हैं, और रायपुर साइड से, छत्तीसगढ़ से। तो अभी उनका कैसे कांटेक्ट करूंगा मैं? आप जो हमने ग्रुप में चैट बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, अगर आप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप उसमें जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ओके देवेंद्र जी, मैं चैट बॉक्स में डाला हुआ है, फिर से डाल दिया है मैंने। जी। हाँ मालाकर जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? वंदे मातरम सर। वंदे मातरम, बताइए सर। एक है मामला 2J1 का जो मामला चलता है, उसमें अगर जानकारी नहीं दे तो उसमें क्या करना चाहिए सर? उसमें 2J1 का जो है संचिका जो निरीक्षण करने का डायरेक्शन जो होता है जी, उसमें अगर नहीं आपका संचिका निरीक्षण नहीं करने दिए जाए, टाल मटोल किया जाए, उसमें क्या किया जाए? 2J1 का मामला डीपी लाने के बाद खत्म हो जाएगा जी। निरीक्षण नहीं करने देते हैं, मतलब टाल मटोल कर देते हैं। अब जब तक नहीं आ रहा है तब तक निरीक्षण कर सकते हैं, मतलब टाल मटोल करते हैं तो उसकी अपील करेंगे मालाकर जी, अपील करेंगे सूचना आयोग में, प्रथम अपील और द्वितीय अपील करेंगे। सर ऐसा है कि हमारे झारखंड में झारखंड राज्य चुनाव आयोग तो नियुक्ति नहीं है, उसकी तो बहुत कठिनाई होती है। हाँ क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ नियुक्ति नहीं है और यहाँ कानून ही खत्म हो जाएगा पूरे देश में। जो आपके यहाँ स्थिति रहेगी वो पूरे देश में रहेगी। परेशान क्यों है, हम सब एक बराबर हो जाएंगे। जी। और एक बात है सर, हेलो जी। और एक बात है सर, हमारे क्षेत्र में जो करप्शन मामला था, आवास घोटाला और मनरेगा घोटाला लेके हमने सभी बड़े अधिकारी को लिखे थे, नहीं सुने तो लास्ट में हमने प्रधानमंत्री को लिखे। उसमें लिखने के बाद में वहां से जांच इंक्वायरी बैठी, उसमें आरटीआई लगाए। उसके बाद में वहां से टीम गठित होती है जिला कोऑर्डिनेटर द्वारा, और उन लोग भी द्वारा मतलब साठ कर करके मतलब उससे खाना पूर्ति किया जाता है। ऐसे ही होता है जी। यही प्रक्रिया ही है शासन प्रशासन की। शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, फर्जी जांचें हो जाती है, बड़े बड़े घोटाले दब जाते हैं। थोड़ा बहुत यदि गुंजाइश थी वह थी आरटीआई एक्ट को लेकर के, उसी से कुछ जानकारियां हासिल हो जाती थी तो मीडिया में पब्लिश हो जाती थी, तो कभी विपक्षी दल को मिल जाता था, तो कभी कुछ पावरफुल लॉबी को मिल जाता था।
तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं दबाव लगा करके कुछ कार्यवाहियां हो जाती थी, है ना, और एक पब्लिक वो तैयार कर लिया जाता था एक तरह से माइंड सेटअप। अब वो भी इसको आरटीआई एक्ट को कमजोर कर 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 करके खत्म करके वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो जो आपकी दिक्कत है उसके लिए आप यदि जांच फर्जी किए हैं तो दोबारा आप आवेदन दीजिए। जिस व्यक्ति ने गलत जांच की है जिस विभाग ने, उसके बड़े अधिकारी को दीजिए, कुछ पीएमओ, आपके चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, उनको भेजिए और उनसे मांग करिए। रिप्रेजेंटेशन देना आवश्यक होता है। आपके यहाँ लोकायुक्त है विजिलेंस, तो उसको दीजिए, और यदि इकोनॉमिकल विंग ऑफेंस से संबंधित कोई शाखा है आपके झारखंड में तो उनको दीजिए। 2-4 बार उनको देना पड़ेगा कि भाई इसमें जांच करिए, स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से जांच करिए। यदि वो नहीं करते हैं टाइमली तो फिर आप कोर्ट में चले जाइए, आप एक याचिका दायर कर दीजिए, रिट पिटीशन टाइप की, ऐसे कि हमने इतनी सारी शिकायतें की हैं, इस पर कोई कार्यवाहियां नहीं हुई हैं, ये जो शिकायत हमने की थी इस पर जो इन्होंने जांच की है तो ये पूरी तरह से लीपापोती करने का काम किया है और इस जांच से हम संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए हमने इसको दोबारा उच्च स्तरीय समिति से जांच करने की हमने मांग की थी, लेकिन वो जांच आज तक पूर्ण नहीं हो पाई है। इसलिए कृपया ये जांच करवाने की कृपा करें। तो जो हाई कोर्ट रहेगा वो फिर एक डायरेक्शन देगा संबंधित विभाग को, जिसको आप पार्टी बनाएंगे, फिर वो जांच करने के लिए बोलेगा, वो जांच करेंगे, जांच करके फिर वो रिपोर्ट आएगी। इस तरह से रहता है। अब ये बात अलग है कि उस जांच में भी वो लीपापोती कर दें और वहां भी आपको सही रिपोर्ट ना दें, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन प्रक्रिया बस यही है। सर लेकिन हमने साक्ष्य उनको दिए थे। चाहे आप साक्ष्य नहीं, आप साक्ष्य नहीं, चाहे आप कुछ भी दे दो, उनको दिखा दो कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, हम दिखा दिए थे, दिखा दो, दिखाते हैं, सब कोई दिखाते हैं, सब कोई यही तो कर रहे हैं जी। कागज लेकर के आरटीआई से यही तो करते हैं कि ये देख लो ये हमने घोटाला उजागर किया, लेकिन कार्यवाही उसमें कौन करेगा? भाई प्रशासनिक अधिकारी तो करेंगे, वही विभाग तो करेंगे, जो उस करप्शन, एंटी करप्शन जो ग्रुप है, ब्यूरो है, वही तो करेगा, लोकायुक्त ही करेगा। लेकिन यदि वही बिक जाए, वही काम ना करे, वही सरकार का चमचा बन करके बैठे, है ना, वो सरकार के लिए काम करे, जनता के लिए काम ना करे, तो क्या करोगे? दिखाते रहो। दिखाना क्या है आपको? तो ऐसे पेपर वाले, मीडिया वाले रोज दिखाते हैं। कोई भी अखबार किसी दिन का उठा करके आप लोकल भी देख लो, कुछ न कुछ घटना उजागर होता है, लेकिन उसको सर अखबार की बात नहीं सर, ऑलरेडी हम आरटीएस मांगे थे साक्ष्य, जो कि आवास घोटाला लेके ब्राह्मण का बीपीएल सर, हरिजन का, आदिवासी का व्यक्ति का आवास दिया गया। मैं मान गया विशाल जी, मैं मान गया, वही बात अपन कर रहे हैं, आप उस चीज को समझो। हम वही बात कर रहे हैं कि तमाम ही साक्ष्य रहते हैं, अखबार वाले भी बिना साक्ष्य के कुछ नहीं छापते। लेकिन जब हमारे आंख में पट्टी बधी हुई है, हम भ्रष्टाचार को देखना नहीं चाहते हैं, हमें भ्रष्टाचार को निरंतर बढ़ावा देना है, हमें उसी से अपनी रोजी रोटी चलाना है, तो फिर कार्यवाही उस पर कौन करेगा? कौन करेगा? सरकार से ही, प्रशासन से ही आप उम्मीद करोगे ना उस पर कार्यवाही की। यदि वो कहेगा कि हम कार्यवाही नहीं करेंगे, मतलब मौखिक तौर पे नहीं करेगा, लेकिन नहीं करेगा मतलब फर्जी जांच दे रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, 2-2 साल से शिकायत पेंडिंग पड़ी हुई है, तो मतलब वो कार्यवाही नहीं करेगा। नहीं करेगा तो आप करते रहो जो करना है। आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, वहां की पेंडेंसी अलग पड़ी हुई है। लेकिन कुछ है, हमारा मतलब ये है कि जो भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, जब ये कार्यवाही नहीं करेंगे ना, तो आपके पास तथ्य है, प्रमाण है, तो आप हाई कोर्ट चले जाना, वहां पर रिट पिटीशन दायर कर देना, वहां से इनको डायरेक्शन इशू हो जाएगा, फिर एक सर्टेन टाइम बाउंड में इनको अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। ये प्रक्रिया होती है, आप परेशान मत होइए, आप लगे रहिए, लगे रहना पड़ता है हर चीज को लेकर। और बताते हैं सर, हमारे जिस क्षेत्र का जो है माननीय मनरेगा लोकपाल जो है, वो ईमानदार ऑफिसर देखे जाके जहाँ साक्ष्य जांचे, इसको जांच करने के बाद में उन लोगों ने दोषी व्यक्ति पर मनरेगा में रोजगार सेवक, बीडीओ, बीपीओ, इंजीनियर सब पर दोषी करार किए और जुर्माने में लगाए। उनको हम देखे कि उनका ईमानदारी बहुत अच्छा लगा और अभी उनका मामला चल रहा है। और अच्छे होते हैं लोग, जैसे आपके कुछ सूचना आयुक्त अच्छे हैं जो इन कार्यक्रमों में आया करते हैं, निरंतर अच्छे निर्णय देते हैं, निर्णय दिए, पहले दिए, तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है। 1-2% जो भी हैं, उन्हीं के बल पे दुनिया, शासन, प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, पर बहुतायत में अच्छे लोग नहीं हैं। आगे कौन? जयकृष्णा जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, हो गया, हमें लगता है बहुत टाइम। अच्छा जयकृष्णा जी, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार, सुन पा रहे हैं, बताइए। सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार।
द्विवेदी जी, मैं ये बोल रहा था कि हमारा कहीं पे ये इसको ऑल ओवर इंडिया नेशनल मूवमेंट करने के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर कुछ गांव-गांव में, शहर-शहर में, सब जगह हम लोगों को सैनिक का जरूरत है, जो मैं पहले से आपसे बात कर रहा था। तो इसके बारे में कुछ सोचा जाए। अभी देवेंद्र जी जैसे बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी ग्रुप में यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनके पास भी आप ये बात पहुंचाइए। आप लोग हर गांव में हैं तो ग्राम पंचायत में एक मीटिंग रखिए, उसकी फोटो बनाइए, सोशल मीडिया में कुछ स्लोगन तैयार करिए, A4 साइज, A3 साइज बड़े पेपरों में इस तरह से लिखिए, है ना, कि मतलब डाटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर RTI कानून का कत्ल मत करो, या इस तरह से जो भी है, मतलब कैची टाइप कैसे बनाइए स्लोगन। आप ले जाकर के तहसील में जाइए, आप SDM के यहाँ जाइए, जिले में जाइए, वहां पर उनको ज्ञापन दीजिए। एक आप बना लीजिए, एक 10 लाइन का आवेदन आप बना लीजिए इस तरह से ज्ञापन, कि हम प्रधानमंत्री के नाम पर इस तरह से ज्ञापन बनाइए, राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन बनाइए, और उसमें ये लिखिए कि मतलब डाटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर RTI कानून को अमेंडमेंट ना करें, या जो भी है उसमें बदलाव ना करें, उसको संशोधित ना करें। और उसमें 2-3-4 पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उसको, वो 81J वाला जो हो गया है ना, सेक्शन 29 और 30 आप उसमें पढ़ लेना उस चीज को। और पर्सनल डेफिनेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम की जो डेफिनेशन है उसको लेकर के, कि इसको मतलब इसको संशोधित ना किया जाए, RTI एक्ट को मतलब ओवरराइड ना किया जाए, RTI एक्ट के सेक्शन 81J के साथ किसी भी तरह से छेड़खानी ना की जाए। ये जनता के लिए लाया गया एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसके माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ रही थी। इस कानून को अंडरमाइन मतलब कम करने, इसको खत्म करने के स्थान पे इसको मजबूत बनाया जाए। और इस तरह से आप एक ज्ञापन बना करके 10-10 लोग, 20-20 लोग, 5-5 लोग, 4-4 लोग, जितने हैं जैसे हैं, हम ये नहीं कहते कि बहुत भीड़ आपके पास नहीं आती है तो ना लाओ भाई, क्या करोगे, है ना। तो आप जाकर के वहां पे उनको ज्ञापन दीजिए, फोटो लीजिए, अपने लोकल मीडिया में जो भी 2-4 साथी ऐसे होते हैं उनको दीजिए कि भैया आज हमने ज्ञापन दिया है, या आप अपने न्यूज़पेपर में इस तरह से चला दो, या अपने यूट्यूब में चला दो। खड़े होकर के आप 1 मिनट का उनको स्टेटमेंट दीजिए, वीडियो स्टेटमेंट दे दीजिए, वो यूट्यूब चैनल में आपका चला देंगे। सबको ज्यादा से ज्यादा लोग, आज से लेकर के 17 तारीख तक 6-7 दिन का टाइम है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा करिए, सब काम भूल जाइए और बस यही काम करिए। जा करके एक ज्ञापन दीजिए, कोई भी मिल जाए, एक बाबू मिल जाए तो उसी को पकड़ा दो 4 आदमी। SDM बोले कि मैं नहीं मिलूंगा, जाओ, हम नहीं मिलेंगे, हमारे पास समय नहीं है। कलेक्टर बोले हम नहीं मिलेंगे, ठीक है भैया, तुम ना मिलना तो कोई तो मिल ले। तो जो भी मिले, तो हम एक ज्ञापन देने आए हैं, उसको पकड़ा करके एक फोटो ले लो, खूब सोशल मीडिया में उसको चलाओ, न्यूज़पेपर में चलाओ, यूट्यूब में चलाओ, इस तरह से आप करो। बस यही तरीका है। बाकी बहुत सारे लोग अब आपके साथ नहीं आ पाएंगे। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की और अमित शाह जी आए हुए थे, तो एक टनल का उद्घाटन था 1000 करोड़ का। तो हमारे क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे लोग मिले, हमने पूछा क्यों भाई, कहाँ गए थे? वो कहीं से आ रहे थे, 10-20 गाड़ियां इस तरह थे। बोले भैया हम तो खेत में काम करने गए थे और लोगों ने बताया कि वहाँ पे पूरी सब्जी और मीठा मिलेगा, तो हमें यहाँ पे खाली खाली गाड़ियां आई और वो भर करके ले गई और हम वहाँ पे चले गए। तो अब आपके पास पूरी सब्जी खिलाने के लिए, मीठा खिलाने के लिए, उनका जेब भरने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके पास तो ऐसे प्रोटेस्ट करने वाले नहीं मिलेंगे या भीड़ इकट्ठा करने के लिए। वो तो राजनीतिक पार्टियां ही उपलब्ध करवा सकती हैं इस तरह से, पर ऐसे नहीं है। फिर भी जो भी हैं आपके पास, 2-4-6 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी हैं, अपनी बातें आप लोग रखिए। बस इसका यही तरीका है, और कुछ कर नहीं सकते हैं। द्विवेदी जी वही बात है, मगर वो चीज क्या है कि जैसे कोई भी चीज के लिए लीडरशिप का जरूरत है। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ तो उसके लिए इतना महीना तक, इतना साल तक पड़े रहना रोड पे, अभी RTI के लिए इसे सैनिक कहाँ मिले। और जो भी हम जुड़े हुए हैं, देवेंद्र जी जैसे बोल रहे थे, उनका बात सबसे बढ़िया तरीका है कि हम सोशल मीडिया को यूज करके चलें। मगर यही है, कुछ डेडिकेटेड लोग जैसे कुछ जुड़ जाएं, जैसे कुछ मुहिम संगठन जो उसका जो लीडरशिप, जो जैसे देवेंद्र जी आप हैं, जैसे लीडरशिप लें देश भर में। अभी आपका जड़ बहुत तो देश के अंदर घर घर जगह फैल चुका है। जैसे लोग आ नहीं रहे हैं, लोग जूम मीटिंग में आ नहीं रहे हैं, मगर आपको इतना लग रहा है। मगर आपका जैसे मुझे 10,000 डाटाबेस है मेरे पास चेन्नई में, तो मैं तो हर एक दिन मेरा कुछ देख रहे होंगे, मेरा RTI ग्रुप में मैं कहीं से कुछ न्यूज निकाल के भेजता रहता हूँ। और लोगों को यही बात बोलता हूँ, अगर आप इस देश में जीने का आपको अगर अधिकार है, आप बोलते हैं कि मैं सच्चा नागरिक हूँ, इस देश का भारतीय हूँ, तो आपको एक न्यूट्रल आवाज उठाना पड़ेगा। और जब तक न्यूट्रल आवाज खत्म नहीं होता तब तक देश बचा है। जिस दिन न्यूट्रल आवाज खत्म हो जाएगा, जैसे आप किसी पक्ष के बारे में नहीं बोल रहे, देवेंद्र जी किसी पक्ष के बारे में नहीं बोल रहे, और शैलेश जी आज समय दे रहे हैं, तो हम लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं। आप देख रहे होंगे हम लोगों का प्रेजेंस है, हम बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इसे हम लोगों को लीडरशिप जो है, छुपा हुआ लीडरशिप में मुझे ऐसा लग रहा है। द्विवेदी जी, मैं सीधा सीधा बोलूं तो देवेंद्र जी को मैं आज सुन रहा हूँ, आज नहीं सुन रहा हूँ, बहुत दिन से सुन रहा हूँ, मगर यही है जैसे अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट हुआ तो सिविल सोसाइटी के ऊपर विश्वास उठ चुका है लोगों का, क्योंकि इसमें कुमार विश्वास हुआ, किरण बेदी जी हुआ, नाम नहीं लेना चाहिए, मैं नाम ले रहा हूँ कि जैसे बिखर गए तो लोगों का सिविल सोसाइटी के ऊपर, अभी वही सिविल सोसाइटी का जरूरत है जो इस देश का आवाज बने, और ये हर वक्त के लिए बने, ये सिर्फ ही नहीं, अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है और इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता इस देश के अंदर। अगर ये 24 से पहले ये गले का घंटी बन जाए, तो हड्डी बन जाए गले का हड्डी, तो इसे मान के चलिए बिल के ऊपर सरकार करने का उसको इंतजाम करना ही पड़ेगा। मगर हम लोग क्या कर सकते हैं, यही जो आप चीज बोले इसको गाँव गाँव घर घर पहुंचे, सोशल मीडिया में ले प्रोटेस्ट करने के लिए कहीं लोग इकट्ठा हो सकते हैं, 2 लाख 3 लाख पार्लियामेंट घेराव कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है अगर ये आवाज उठा दिया जाए। लोग कहाँ से गांव से किसी क्षेत्र से आए, पार्लियामेंट घेराव करें, हम लोग क्यों ना करें। हम कोई पॉलिटिकल आवाज का झंडा उठाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, मगर पता नहीं इस लीडर में से कौन काल बन जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी में बिक जाए, अपना सिर बेच दे, फिर वही घाटा होगा जो सिविल सोसाइटी को घाटा हुआ है। जी बोलिए। जय कृष्ण जी, मैं आपसे बस एक ही बात बोलूंगा कि आप जो है ना, आप किसी आदमी की लीडरशिप मत खोजे, आप जो है मुद्दा देखें। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई अच्छी बात कहते हैं तो वो अच्छी बात है और जायज लग रही है आपको, वो समाज के लिए और देश के हित के लिए है, तो आप उसको भी समर्थन दीजिए। अगर राहुल गांधी जी कोई बात, दोनों में कोई बात गलत भी बोल रहा है तो उनका विरोध भी कीजिए। हम नागरिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं, हमसे मिलकर देश बनता है, और अगर हम अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं तो हम स्वतंत्र नहीं है, हम डेमोक्रेसी की लाइफ नहीं जी रहे हैं। लीडरशिप मत खोजिए, किसी को लीडर मत बनाइए अपने जीवन का डिसीजन लेने के लिए। जयपाल सिंह जी बड़े समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। जयपाल सिंह जी, चलिए जयपाल सिंह जी, हाँ अभी कुछ फिंगर रेज कर रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी देवेंद्र जी, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, आजाद हिंद फौज तो इसलिए नहीं बन गया ना देवेंद्र जी। अब मुझे जो बात बोले मुझे समझ में आ रहा है, मगर वो चीज है, देखिए लीडरशिप लेने का ताकत हर एक आदमी के अंदर है। कोई सोल्जर बन सकता है, कोई सिपाही बन सकता है, कोई सिपाही के ऊपर वाला पहिया बन सकता है। आप वो जो बात बोले सही है कि लीडरशिप नहीं चाहिए, मगर वो जो बात है, आजाद हिंद फौज ऐसे नहीं बन गया ना इसी देश के अंदर। अब मुझे कोई हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई सर, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इन प्रतिनिधियों ने पार्टी बना लिया। अगर ये प्रतिनिधि खुले होते, स्वतंत्र होते और वहां पे जाके वो अच्छे काम करने वाले प्रधानमंत्री को चुनते, अच्छे काम करने वाले मंत्रियों की सरकार बनाते, तो हमको तकलीफ नहीं आती। इन्होंने क्या किया, पार्टियां बना ली, और पार्टियां बना के क्या कर लिया, वो सही हो चाहे गलत हो, उनके जो डिक्टेटर्स लोग हैं, जो लीडर्स लोग हैं, उन्होंने किसी चीज का बात बोल दिया तो वो उसके खिलाफ भी होंगे ना नीचे के प्रतिनिधि हमारे, तो वो उनके समर्थन में काम करते। तो हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारी आवाज तो पहुंचाए, इंडिपेंडेंटली पहुंचाए। ये जो पार्टी है ना, लीडरशिप है, ग्रुपिंग है, ये हमारे देश को कमजोर कर रही है। हमारे देश की जितनी भी शक्तियां हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, वो सेंट्रलाइज होते हैं, इसी कारण सारी प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, अब कार्यक्रम को विराम भी दिया जाए, 1:30 बज गए हैं, 1:34 के आसपास। आत्मदीप जी अभी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। तो आत्मदीप जी कुछ फाइनल वर्ड कुछ कहना चाहेंगे, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, या कार्यक्रम को विराम दिया जाए? आपको सर अनम्यूट करना पड़ेगा। सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद, और आप शिवानंद जी, आपको भी धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा हुई इस सत्र में, सारे पहलू एक एक करके सामने आए, सब प्रतिभागियों को भी अपने विचार रखने का पूरा अवसर मिला। अब इस लड़ाई को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए, और वही तरीका है, जो अपने क्षेत्र में जितना कुछ आप लोग कर सकते हैं वो करिए, और तरीका वही है, आप लिखिए, ज्ञापन दीजिए, सोशल मीडिया का उपयोग करिए, और इस तरह से करिए। आपके साथ साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, पूरे देश में इसको लेकर के हैं, जो नेशनल फिगर्स हैं वो लगे हुए हैं, गांधी जी हैं, और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, निखिल डे जी हैं, उन्होंने वो प्रयास कर रहे हैं, शायद अभी बाहर थे, विदेश में थे, वो आ गए हों। अरुणा राय जी हैं, और सब हैं जिन्होंने कानून को लाया भी है और एक अच्छा मेहनत किया हुआ है। तो वो इतना आसानी से कोई भी अपने जीते जी ये नहीं चाहेंगे कि उनके ही द्वारा लाया गया, इतना मेहनत करके लाया गया कानून इस तरह से अपनी अंतिम सांस गिने। तो और भी लोग लगे हुए हैं, हमें भी अपने स्तर पर लगे रह करके काम करते रहना पड़ेगा,
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने शुरू में आकर के कानून के विषय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसके सभी जो महत्वपूर्ण भूले बिसरे